सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़कर पूरे आंगन को चमका रही थी। आंगन में तुलसी का चौराहा था, जिस पर दीपक अब भी धीमे धीमे जल रहा था। हवा में रोटी सेकने और घी की सुगंध घुली हुई थी। बूढ़ी माँ लकड़ी के चौके पर बैठकर रोटियां बेल रही थी। बाबा पास में ही अपने पुरानी चारपाई पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे। तीनों बेटे मोहन, सोहन और गोपाल एक ही खाट पर बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। मोहन गांव के मवेशी मेले की बातें कर रहा था। सोहन खेत में पानी की कमी की शिकायत कर रहा था और गोपाल अपने भाइयों की बातें सुन रहा था। अरे वाह, देखो मेरे तीनों बेटों को, जैसे तीन पंछी एक डाल पर बैठे हैं। बस ऐसे ही एकजुट होकर रहो तो घर में लक्ष्मी बनी रहे। अरे माँ, अगर लक्ष्मी आई तो पहले मैं उनसे कहूँगा थोड़ा खेत में पानी बरसा दो। और मैं कहूँगा फसल अच्छी हो जाए तो मैं अपनी बैलों के लिए नई बैलगाड़ी भी खरीद लूँ भाई। और मैं कहूँगा घर की छत मरम्मत करवा दो, हर बारिश में टपकती है। माँ ने तीनों की बातें सुनी और मुस्कुराई। सबको अपनी अपनी चिंता है, पर किसी को माँ की चिंता नहीं। तीनों बेटे झट से बोले, मैं तेरे लिए चांदी की पायल लाऊंगा माँ, तेरे लिए मैं सोने की चैन लाऊंगा माँ, तेरे लिए तो मैं खुद तुलसी पर रोज दिया जलाता हूँ। माँ ने हंसते हुए रोटियां तवे से उतारी और बोली, हाँ हाँ, सब मुंह से मीठे हो गए हो, पर जब बहुएं आ जाएंगी तब देखना कैसा होता है घर का माहौल। अरे फिर वही बात, मेरी भाभियाँ मेरी बहनें ही होंगी, हम सब प्यार से रहेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग तभी रहेगा जब कोई किसी से ईर्ष्या ना करे। वो इतना कहकर थाली में सबके लिए खाना परोसने लगी। तीनों बेटे आंगन में बैठकर खाना खाने लगे। हवा में एक अपनापन था। दीवारी भी जैसे उस हंसी में शामिल थी। खाना खाने के बाद मोहन बोला, चलो अब खेत चलते हैं, आज कुएं का पानी निकालना है। गोपाल अपनी माँ के साथ घर के काम करने में जुट गया। कुछ दिनों के बाद अब मोहन और सोहन की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नियां भी अब उनके साथ रहने लगी थी। दिन ढल चुका था। आकाश में ढलते सूरज की लालिमा मिट्टी के आंगन पर बिखर रही थी। माँ तुलसी को पानी दे रही थी और रसोई में दाल में तड़के की सुगंध उठ रही थी। मकान के उस पार छोटी रसोई में दोनों बहुएं कमला और शांता चुपचाप रोटियां सेक रही थी, पर आज उनके चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। कुछ बेचैनी थी, कुछ जलन भी। तवे पर रोटी फूलती और उनके शब्द जहर की तरह हवा में घुलते जा रहे थे। सुनो शांता, देखा तुमने, सारा अनाज तीनों भाइयों में बराबर बांटते हैं। हाँ, और सबसे ज्यादा गोपाल खाता है। न बीवी है न बच्चे, पर हिस्सा सबसे बड़ा। कमला ने तवे पर बेलन जोर से मारा। दिन भर घर में रहता है, कभी बर्तन साफ करता है, कभी माँ के पीछे घूमता है। ये काम तो औरतों के हैं। सही कहा दीदी, हमें भी तो अपने बच्चों के लिए सोचना है। कल को जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब जगह कहाँ बचेगी। रसोई की दीवार के पार बाबा की खांसी की आवाज आई, पर दोनों ने अनसुना कर दिया। मुझे तो लगता है अब हमें अपने पतियों से कहना पड़ेगा कि अलग हो जाइए। जितना कमाओ उतना खाओ। हाँ, यही ठीक रहेगा। गोपाल को तो निकालना ही होगा। दोनों बहुएं अब योजनाएं बनाने लगी। कौन पहली बात छेड़ेगा, किस समय कौन कहेगा और माँ बाबा को कैसे चुप कराया जाएगा। एक दिन उन्हें वैसा मौका आखिर मिल ही गया। गोपाल अपनी माँ के साथ खटिया पर बैठकर सब्जी की तैयारियां कर रहा था। अरे माँ जी, जरा सुनिए तो, आज के लिए गेहूं कम पड़ गया है। रोज इतना सारा आटा कहाँ तक चलेगा। कम पड़ गया बेटा, कल ही तो पूरा मटका भरा था। हाँ माँ जी, लेकिन गोपाल भैया का हिस्सा ज्यादा ही निकल जाता है। वो दिन भर घर पर रहते हैं ना, तो शायद ज्यादा खा लेते होंगे।
अरे भाभी, मैं तो उतना ही खाता हूँ जितना पहले खाता था। अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं आधी रोटी खा लिया करूँ। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे। बस अब घर बड़ा हो गया है ना, तो सोच रही थी कि अगर सब अलग अलग पकाए तो आसान रहेगा। हर कोई अपनी जरूरत का खाना बना ले। अलग अलग? ये कैसी बातें कर रही हो बहू? घर बांटने से बरकत चली जाती है। माँ जी, बरकत तो मेहनत से आती है। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन हिस्से बराबर है। अब जरा सोचिए, कल को हमारे बच्चे होंगे तो कहाँ जगह बचेगी? जगह दिलों में रखो बेटा, घर में खुद ब खुद बन जाती है। बाबा, हम बस अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अगर भाभी जी को सुकून इसी में है तो मैं अलग हो जाता हूँ, लेकिन माँ बाबा आपके साथ ही रहेंगे, उनको मत दूर करना। कुछ देर तक आंगन में सन्नाटा छा गया। हवा रुक सी गई थी। माँ ने गोपाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, पर होठों पर कोई शब्द नहीं था। गोपाल कुछ नहीं कहता और अपना सामान इकट्ठा करता है। गोपाल ने अपनी पुरानी थैली उठाई, वही जिसमें कुछ कपड़े, एक तौलिया और माँ के हाथ से बुनी ऊनी चादर रखी थी। उसने तुलसी चौरे के पास जाकर दीपक को देखा। लौ कांप रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। माँ खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठ बंद थे। बाबा ने सिर झुका लिया था, शायद मन में तूफान था, पर शब्द गले में अटक गए थे। गोपाल ने उनके पैर छुए। माँ ने उसका सिर सहलाया और बस इतना कहा, बेटा, जहाँ भी रहो, अपनों का प्यार कभी मत भूलना। गोपाल ने चुपचाप सिर झुकाया और आंगन की मिट्टी को माथे से लगाया। फिर बिना पीछे देखे वो कच्चे रास्ते पर चल पड़ा, जहाँ शाम की लाल धूल हवा में घुल रही थी। शाम का वही वक्त है, पर अब आंगन की हवा कुछ और ही कह रही थी। तुलसी चौरे का दिया बुझ चुका था और रसोई से अब सिर्फ तवे की छन छन की आवाज आ रही थी। कमला और शांता रसोई में खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में एक अजीब सी जीत की चमक। हाँ, देखा शांता, आखिर हो ही गया। अब कोई हमें टोकने वाला नहीं, अपना काम अपनी मर्जी। हाँ दीदी, अब ना कोई पूछे कि कितना टक्कू था, ना कोई कहे कि रोटी मोटी बनी या पतली। पर उनकी हंसी के बीच दीवारों में खालीपन था, जैसे घर की सांस अटक गई हो। माँ तुलसी के पास बैठी थी, नजरें खाली। बाबा खटिया पर चुपचाप बीड़ी सुलगाते रहे। आंगन अब वही था, पर जैसे उसके रंग फीके पड़ गए हो। दोनों बहुओं ने अपने पतियों को भी बहला फुसलाकर अपने साथ कर लिया था, जिसकी वजह से मोहन और सोहन को भी अब अपने छोटे भाई के घर छोड़कर जाने का बिल्कुल गम नहीं था। गोपाल अकेला था, बिल्कुल अकेला। गांव के उस छोर पर जहां बबूल के पेड़ हवा से बात करते हैं और रास्ते धूल से भरे रहते हैं, उसने अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ा बना लिया। ना कोई आवाज, ना कोई शिकायत, बस सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट और शाम की सन्नाटे की सरसराहट। हर सुबह वो तुलसी पर दिया जलाता, जैसे अब भी माँ की गोद वही हो, उस मिट्टी में, उस दीपक की लौ में। खेत के किनारे बैठकर वो काम करता, दिन भर मिट्टी से बातें करता और रात को उसी मिट्टी को तकिया बनाकर सो जाता। दिन बीतते गए, घर की हंसी जैसे उस झोपड़ी में आकर दम तोड़ गई थी। बाबा पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में चमक तो थी, पर शब्दों की जगह सिर्फ खामोशी थी। माँ के हाथ अब कमजोर पड़ गए थे, लेकिन वो रोज तुलसी को पानी देना नहीं भूली। हर बार जल डालते हुए वो फुसफुसाती, गोपाल, तू जहाँ भी है खुश रहना बेटा।
पर घर का माहौल अब बदल चुका था। कमला और शांता की हंसी धीरे धीरे हुक्म में बदल गई थी। मोहन और सोहन अब पिता से कम और पत्नी से ज्यादा डरने लगे थे। माँ की कई बातों पर हंसी उड़ाई जाने लगी। बाबा की बीड़ी बुझने से पहले ही उनके शब्द बुझ जाते। एक दिन बाबा खेत से लौटते समय गिर पड़े। माँ ने पुकारा, सोहन, मोहन, जरा देखो तो तुम्हारे बाबा को क्या हुआ। पर रसोई से आवाज आई, माँ जी, अभी आटा हाथ में लगा है, आप ही देख लीजिए ना। माँ भाग कर पहुँची। बाबा की सांस धीमी थी। गोपाल को बुलाने के लिए उन्होंने गांव के एक लड़के को दौड़ाया। सूरज डूबने लगा था। जब गोपाल पहुंचा तो बाबा की खटिया के पास बैठा उनकी हथेलियां थाम ली। बाबा की आंखें खुली, मुश्किल से मुस्कुराए। गोपाल, तू आया? बाबा, आप कुछ मत बोलो, आराम करो। बेटा, घर मत छोड़ना, चाहे सब कुछ बदल जाए। माँ की चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। कमला और शांता रसोई से बाहर आई। चेहरे पर नकली घबराहट थी। सोहन और मोहन ने औपचारिक आंसू बहाए। दाह संस्कार के बाद गोपाल कुछ देर तुलसी के पास बैठा रहा, फिर माँ के पास आया। माँ, अब मैं आपको साथ ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरा घर यही है। तेरे बाबा की यादें, ये तुलसी, ये मिट्टी, यही मेरा संसार है। गोपाल ने उनके पांव छुए और चला गया। कच्चा रास्ता अब भी वही था, बस धूल में उसके कदमों के निशान और भारी लग रहे थे। महीने बीत गए, घर अब पहले जैसा न रहा। कमला और शांता में मनमुटाव शुरू हो गया। आटा कौन गूंथे, पानी कौन लाए, बर्तन कौन धोए, हर बात पर झगड़ा। मोहन अब चुप रहता, सोहन रोज गुस्से में घर छोड़ देता। दीवारों पर दरारें दिखने लगी, जैसे आंगन की नींव खुद हिल रही हो, कुछ साल बाद ठहरी हो। गोपाल ने अकेले ही जमीन जोती, मेहनत की, हर फसल में कुछ नया सीखा। कभी गांव वालों की खेतों में काम किया तो कभी अपने झोपड़े के बाहर सब्जियां बेची। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और लगन को पहचानने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, गोपाल, तेरे जैसे लोग ही मिट्टी में बरकत लाते हैं। गोपाल मुस्कुरा दिया, वही शांत मुस्कान जिसमें थकान भी थी और तसल्ली भी। 1 साल बीता, फिर 2। अब गोपाल के पास अपनी जमीन थी, छोटी ही सही पर खुद की। वो सुबह से शाम तक खेत में रहता, बाजार से बीज और नए औजार लाता। बारिश के दिनों में खेतों में नई तकनीक से पानी रोकने की व्यवस्था बनाई। लोग पहले हंसे थे, पर जब उसकी फसल दुगनी निकली सब हैरान रह गए। फसल का मेला लगा, गांव भर में नाम हो गया, गोपाल के खेत में इस बार सोना उगा है। धीरे धीरे गोपाल ने पास की 2 और जमीनें खरीदी, 1 गाय, फिर 2, फिर पूरा छोटा डेयरी फार्म। उसका नाम अब गोपाल कृषि केंद्र से जाना जाने लगा। शहर के व्यापारी अब गांव आने लगे। उसने गांव के 10 मजदूर रखे और सबको रोजगार दिया। लोग अब उसे सिर्फ किसान नहीं, गोपाल भैया कहकर आदर से बुलाते थे। शहर के व्यापारी अब गांव आने लगे। वो बोले, गोपाल जी, आपका माल शहर में बेचेंगे, दाम अच्छा मिलेगा। गोपाल ने सोचा नहीं, बस मुस्कुरा कर कहा, बरकत तभी है जब गांव के लोगों का भी पेट भरे। इधर मोहन और सोहन का घर, वहाँ अब शांति नहीं थी। कमला और शांता के बीच रोज कलह होती थी। मोहन और सोहन अब अलग अलग खाना खाने लगे थे। घर की दीवारें टूटी हुई, छत फिर से टपकने लगी थी। बाबा की कही बात अब सच्ची लगने लगी। दिलों की दूरी घर को तोड़ देती है। माँ बूढ़ी हो चली थी, कमजोर आंखों से रोज तुलसी चौरे को निहारती और धीरे से कहती, गोपाल, तू अब बहुत दूर होगा बेटा।
एक दिन गांव में बड़ी हलचल थी। किसान मेले में सरकार की तरफ से एक आदमी को सम्मान जो मिलने वाला था, नाम पुकारा गया। श्री गोपाल जी। मंच पर गोपाल खड़ा था। साधारण सफेद कुर्ता, सिर पर साफा और चेहरे पर वही विनम्र मुस्कान। सारा गांव तालियां बजा रहा था। मोहन और सोहन भी भीड़ में थे। उनके चेहरों पर शर्म थी, आंखों में पछतावा। कमला और शांता एक और खड़ी थी। जहाँ कभी अहंकार था, वहाँ अब बस पछतावा था। गोपाल के सम्मान के बाद जब गांव के लोग उसके खेतों की बातें करने लगे, तब मोहन और सोहन के घर के आंगन में सन्नाटा पसर गया था। दीवारों पर पुरानी दरारें अब और गहरी हो चुकी थी। छत के टपकते पानी ने फर्श की मिट्टी को गड्ढों में बदल दिया था। एक वक्त था जब उनके घर में हंसी गूंजती थी। अब बस बर्तन पटकने और झगड़े की आवाज सुनाई देती है। देखो जी, अब तो घर में अनाज भी नहीं बचा। पहले तो गोपाल सब बांट देता था, अब खुद अमीर बन गया है, हमसे तो बात तक नहीं करता। हमने तो उसे दूर किया था, अब क्यों दोष दें? दोष किसे दे? जब अपने ही घर में कोई हमारी सुनता नहीं तो मजबूर होकर हमें अलग होना पड़ा था। अलग होना पड़ा था या तुमने चाहा था कमला? घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि खेत में बीज डालने तक के पैसे नहीं थे। बैल बूढ़ा हो चुके थे, कुआं सूख गया था। मोहन और सोहन दोनों दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाने लगे। कभी जो लोग उन्हें 3 भाइयों में सबसे बड़े किसान कहते थे, अब वही लोग कहते, देखो गोपाल तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये दोनों तो मेहनत करके भी फंसे रह गए। शाम को जब थके हारे लौटते तो आंगन में माँ तुलसी के पास बैठी होती। अब बहुत बूढ़ी आंखों से धुंधला दिखता था, पर उनके होंठ अब भी वही नाम दोहराते थे, गोपाल। एक दिन गांव में खबर फैली, गोपाल अपने नए घर का उद्घाटन कर रहा है। बड़ा मकान, चारों ओर बगीचा और सब गांव वालों को दावत दी गई थी। मोहन और सोहन पहले झिझके, पर माँ के कहने पर चले गए। जब वो पहुँचे तो गोपाल अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। सादा कपड़ा, वही विनम्रता, वही मुस्कान, जैसे कुछ बदला ही ना हो। गोपाल ने दोनों भाइयों को देखते ही आगे बढ़कर गले लगा लिया। अरे मोहन भैया, सोहन भैया, कितने सालों बाद मिले हैं। दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। कमला और शांता पीछे खड़ी थी, सिर झुकाए। गोपाल ने माँ के लिए बगीचे में एक छोटा सा कमरा बनाया था, तुलसी चौरे के ठीक सामने। वहीं उसने कहा, माँ के लिए अब रोज तुलसी का दिया जलेगा और जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर कभी बटेगा नहीं। कुछ महीनों के बाद मोहन और सोहन ने अपने पुराने खेत बेच दिए। गोपाल ने ही उन्हें खरीदा, लेकिन कीमत से ज्यादा देकर। गोपाल ने कहा, ये जमीन तुम्हारी यादों की है, मैं बस उसे संभालूंगा। भाइयों ने वहीं उसके खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने अपना अहंकार छोड़ दिया। कमला और शांता भी बदल गई। अब वो हर सुबह तुलसी पर दिया जलाती और कहती, जो घर बांटते हैं वो बर्बाद होते हैं, जो जोड़ते हैं वही बरकत बसती है। अब ये तुम्हारा भी घर है, बस मन साफ रखो। शाम का वही सुनहरा समय था। सूरज की किरणें मिट्टी की दीवारों पर पड़ रही थी। आंगन में तुलसी का चौराहा था, दीपक जल रहा था। माँ खटिया पर बैठी थी। तीनों बेटे पास अब फिर से 3 पंछी एक डाल पर बैठे थे। माँ के शब्द हवा में गूंज रहे थे, बस ऐसे ही एकजुट होकर रहो तो घर में लक्ष्मी बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।